हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लोग वैद्युत रसायन लेसन के अंतर्गत आज नई हेडिंग जो कवर करेंगे उसका नाम है विद्युत रासायनिक सेल। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल। मैं पहले बताता हूं हमको वैद्युत रासायनिक सेल है क्या। ठीक है बेटा, वैद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसा मेथड है जिसकी सहायता से हम किसी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं तो ऐसे सभी सेलों को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। नाम ही है बच्चों विद्युत रासायनिक सेल। रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा विद्युत बनाना। ठीक है ना। तो परिभाषा मैं लिख रहा हूं, देखिए विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा क्या है। वह युक्ति जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। ठीक है ना बच्चों, वही है घूम के वह युक्ति जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को हम किससे प्राप्त करते हैं, रासायनिक ऊर्जा से। या ऐसा भी बोल सकते हैं विद्युत रासायनिक सेल वह सेल है जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा या रासायनिक ऊर्जा के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो वही है विद्युत रासायनिक सेल। तो बच्चों विद्युत रासायनिक सेल की खोज किसने की थी। ठीक है, तो मैं पॉइंट बना रहा हूं विद्युत रासायनिक सेल की खोज किसने की थी। तो बच्चों सन 1780 में गैल्वेनी नामक एक वैज्ञानिक तथा 1800 ईस्वी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने विद्युत रासायनिक सेल की खोज की। इसीलिए इन सेलों को हम लोग क्या कहते हैं, इन सेलों को हम लोग गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, वोल्टीय सेल कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं गैल्वेनिक सेल क्या है, जिसे वोल्टीय सेल भी कहते हैं, उसे हम कैसे बताएंगे। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं गैल्वेनिक सेल। तो बच्चों सबसे पहले गैल्वेनिक सेल की परिभाषा क्या होगी। वह प्रक्रम या वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे ही गैल्वेनिक सेल कहते हैं। वही परिभाषा है, सेम वही परिभाषा है। ठीक है, अब गैल्वेनिक सेल पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है मैं यहां पर नोट कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो क्या है गैल्वेनिक सेल का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए क्या क्या है। सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड में एनोड का विभव उच्च होता है। इलेक्ट्रोड का विभव उच्च होता है तथा कैथोड का विभव कम होता है। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में तो जो सेल में हम लोग इलेक्ट्रोड प्रयुक्त करते हैं वो इलेक्ट्रोड एनोड या कैथोड हो सकते हैं। तो बच्चों जो एनोड है हमारा, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोड विभव अधिक होता है जबकि कैथोड विभव कम होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं कैथोड विभव, ठीक है, यानी कैथोड का विभव और एनोड का विभव इन सब की बात कर रहा हूँ, यानी इलेक्ट्रोड विभव की बात कर रहा हूँ। तो जो बच्चे लगातार क्लासेस ले रहे हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं है। फिर भी जो बच्चे डायरेक्ट देख रहे हैं वो इलेक्ट्रोड विभव कैसे सीखेंगे, कुछ देर बाद आपको ऊपर आई बटन पर ये लिंक मिल जाएगा, आप वहां उसे देख सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि यहां पर एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है। दूसरा पॉइंट ये है, सेल में स्वतः ही रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। क्या पॉइंट कह रहा है बच्चों, ये जो सेल है हमारा गैल्वेनिक सेल है, ये जो वोल्टेज सेल है, इनमें हमें रेडॉक्स अभिक्रिया करवाने के लिए, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है आपको पता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन होता है और क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो बच्चों इन रिएक्शन को करवाने के लिए हमको कोई अलग से सोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ही उस सेल के अंदर रिएक्शन होती रहती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट देखिए, सेल में धारा, धारा यानी विद्युत धारा, सेल में धारा धनात्मक सिरे से चलती है, ठीक है। यानी जो विद्युत धारा होगी वो धन सिरे से प्रवाहित होगी, धन सिरे से चलेगी, ठीक है, धनात्मक सिरे से चलती है तथा इलेक्ट्रॉन की दिशा धारा की दिशा के विपरीत होगा, विपरीत होगा, ठीक है। तो भैया जो सेल में है ना विद्युत धारा, आपको पता है कि धन सिरे से होकर पूरे परिपथ में प्रवाहित होती है विद्युत धारा, ठीक है ना, धन सिरे से होकर गुजरती है वो विद्युत धारा। तो कह रहा है कि जो विद्युत धारा है वो धन सिरे से होकर चलेगी तथा इलेक्ट्रॉनों की दिशा जो होगी वो ठीक विपरीत होगी। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए क्या है, एनोड पर, एनोड जो एनोड बना हुआ है, ठीक है, एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अपचयन होता है, ठीक है। एनोड पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है बच्चों, कोई परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। तो एनोड चूंकि धनावेशित है, एनोड चूंकि धनावेशित है तो कोई परमाणु वहां पर जाकर अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। जबकि कैथोड पर अपचयन होता है, तो कैथोड क्या होता है, खुद ही एक ऋणात्मक सिरा है। तो कैथोड पर अपचयन का प्रोसेस होता है, वहां पर जो भी समूह गया है, जो भी परमाणु गया है, वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपचयन की प्रोसेस को पूरा करता है। इसके बाद इसका एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर टॉपिक से आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, वो क्या है बच्चों, सेल में प्रयुक्त एनोड कैसे लिखना है, एनोड ऋण सिरा, ठीक है। सेल में जो हम एनोड प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो भी एनोड है वो किस तरह व्यवहार करता है हमारा बच्चों, थोड़ा सा, हाँ, एनोड सिरा जो होता है ना बच्चों, आप अपने नॉलेज पर क्या जानते हैं, आप जानते हैं एनोड हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन नहीं, यहाँ का जो एनोड होता है वो ऋणात्मक व्यवहार करता है। तथा आपकी नॉलेज पर क्या है, कैथोड कैसा व्यवहार करता है, तो आप बोलेंगे कैथोड धनात्मक व्यवहार करता है, लेकिन इस सेल का जो कैथोड होता है वो ऋणात्मक की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। सेल में प्रयुक्त एनोड ऋणात्मक तथा कैथोड जो होता है वो धनात्मक की तरह व्यवहार करता है। ये था बच्चों गैल्वेनिक सेल और गैल्वेनिक सेल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। इसके बाद हम लोग डेनियल सेल पढ़ेंगे जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, उसे देखिए।
तो सबसे पहले मैं डेनियल सेल का एक फिगर, एक डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं। और डायग्राम जब आपके सामने बनेगा बच्चों, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसी में समझ में आएगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं डेनियल सेल, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण डेनियल सेल। इसका एक फिगर बनाता हूं आपके सामने। डेनियल सेल में बच्चों एक दो पात्र ले लेते हैं, मेरे साथ आप काम करते जाएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दो पात्र ले लेते हैं। एक पात्र में हमने लिया जिंक की छड़, ये लिया मैंने जिंक की छड़, और इस पात्र में जिंक का लवण भर दिया, यानी कि जिंक सल्फेट भर दिया। इसमें मैंने क्या भर दिया? जिंक सल्फेट भर दिया। तो होता क्या है बच्चों, ये जो धातु है हमारी जिंक, ठीक है, ये जिंक जो धातु है इसके अंदर वो इलेक्ट्रोड से बाहर निकलती है और धनायन बनाकर Zn2 पॉजिटिव के रूप में विलयन में आ जाती है। तो विलयन हमारा पूरा हो गया धनावेशित। चूंकि ये धातु अंदर से निकल के आती है तो इस क्षण पर ऋण अवयव छोड़ देती है। तो इसका मतलब एक जिंक तो नहीं निकले हैं, कई निकले होंगे, तो वो सब अपने अपने इलेक्ट्रॉन इसी क्षण के अंदर त्याग दिए। तो हमारे पास ये एक ऋणात्मक क्षण बन गई, ठीक है। इसके बाद फिर हम एक दूसरे पात्र पर हम लोग लेते हैं बच्चों कॉपर की छड़। अब बच्चों ये जो हमने कॉपर की छड़ ली है, इसे हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं। तो इसे हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। तो बच्चों हमारे पास ये जो विलयन है ना, इस विलयन में कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट जब विघटित होता है तो बनाता है Cu, देखो मैं लिख देता हूं CuSO4। जब विघटित होता है तो Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस में विघटित हो जाता है। तो जो विलयन का Cu2 पॉजिटिव है, Cu2 पॉजिटिव, ये धीरे धीरे कहां प्रवेश करने लगता है? इस छड़ के अंदर। तो ये हमारे कैसे हो गए पूरे बच्चों? ये हमारे हो गए धनावेशित। बहुत सारे कॉपर अंदर प्रवेश करेंगे तो ये पूरी की पूरी छड़ हो गई हमारी धनावेशित। साथ ही साथ में अब हमारे पास ये जो विलयन बचा है बच्चों वो ऋणावेशित हो गया है, क्योंकि यहाँ पर सल्फेट आयन बहुत है, ठीक है। ये ऋणावेशित है, और ऋणावेशित इसलिए भी है क्योंकि जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे बच्चों तो इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होगी ना वो विपरीत इस प्रकार जाएगी और ऐसे नीचे उतर आएगी, ठीक है ना। तो भी ऋणावेशित है, ठीक है। ये वाला पात्र आपका ऋणावेशित, यहाँ का जो विलयन है वो ऋणावेशित है और ये विलयन आपका धनावेशित है। फिर बच्चों इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम लोग गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं, धारा की दिशा बताया गई है, और ये आकर इस इलेक्ट्रोड पर जुड़ गया। तो जैसे कि मैंने बोला है कि हमारी धारा कहाँ से जाएगी? इस प्रकार जाएगी, ठीक है। यहाँ धन से होते हुए इधर से चली आएगी। तो हम बता रहे हैं कि हमारे पास धारा की दिशा किधर है? इस प्रकार। तब इलेक्ट्रॉनों की दिशा होगी क्या? विपरीत। तो इलेक्ट्रॉन आएंगे इस तरह इधर की ओर, यहाँ से आएंगे उधर की ओर, ठीक है। दूसरी बात होगा क्या? जैसे ही इस पे धारा बहने लगेगी तो एक काम देखेंगे आप, विद्युत धारा यहाँ से तो आ रही है पूरी यहाँ तक, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की दिशा विपरीत है। सारे इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पर आकर इकट्ठा हो गए। तो सारे इलेक्ट्रॉन जब बच्चों यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाएंगे तो इस क्षण पर सारे इलेक्ट्रॉन आकर इकट्ठा हो जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को चाहिए धनावेशित सिरा, वो सब आकर इकट्ठा हो जाएंगे। तो जब सब आकर एक दूसरे से इकट्ठा हो जाएंगे, पूरी क्षण पर चिपक जाएंगे, तो अब तो उनमें मूवमेंट रहेगा ही नहीं, वो गति करेंगे ही नहीं। और जब गति करेंगे नहीं तो फिर हमारी धारा का संचालन धीरे धीरे कम हो जाएगा और हमारा सेल बहुत जल्दी वीक हो जाएगा। इसीलिए हमें करना क्या है बच्चों? इन दोनों सेल के बीच में एक लवण सेतु जिसे इंग्लिश में सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, वो लगा देते हैं। ये ठीक है। इसको लगा देने से क्या होता है, फिर हमारे सेल की जो अवधि है वो कुछ लंबे समय तक चलने लगती है। तो आखिर इसमें ऐसा क्या भरा है? तो इस लवण सेतु पे बच्चों हम लोगों को क्या भरना होता है? लवण सेतु पर भरना है या तो जिलेटिन भर दीजिए। जिलेटिन जीव जंतुओं के शरीर से प्राप्त होता है, चाहे इसे ले लीजिए, चाहे अगार ले लीजिए। अगार शैवालों से प्राप्त होता है, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। इनको लेने के बाद आपको या तो KCl या NH4Cl कोई भी विद्युत अपघट्य को लेकर उसके साथ मिलाना है। मिलाने के बाद पहले आप उसे गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद आपको एक जेली जैसा पदार्थ मिलेगा। उसी जेली जैसे पदार्थ को आपको इसमें क्या करना है बच्चों? भर देना है। भरने के बाद आप ये जो देख रहे हैं ये U आकार की एक नली है, ठीक है, जो उल्टी रखी हुई है। U आकार की एक नली है जो उल्टी रखी है। आपको पता है ना, U तो ऐसा बनता है, ये तो उल्टा रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा बच्चों?
मान लीजिए इसके अंदर KCl आपने भरा है, तो KCl भरा है तो ये विलयन हमारा कैसा है, चूंकि ये तो अंदर चला गया तो ये विलयन हमारा कैसा हो गया, ऋणावेशित। तो यहाँ पर कौन आएगा, धनावेशित। पोटेशियम मान लीजिए आपने यहाँ पोटेशियम भरा है तो यहाँ से क्या निकलेगा, K पॉजिटिव। और ये हिस्सा, ये विलयन कैसा व्यवहार कर रहा है, तो आपने देखा था Zn2 पॉजिटिव आ जाने की वजह से विलयन कैसा व्यवहार कर रहा था, धनावेशित। तो यहाँ पर इस नली से क्या निकलने लगेगा, Cl-। तो अब आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ से क्या आ रहा है, धनावेशित सिरा आ रहा है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर आएंगे, यहाँ आएंगे तो वो देखेंगे भैया यहाँ से धनावेशित भी आ रहा है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर नली से होते हुए यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि अब विलयन भी धनावेशित है। ठीक है, तो यहाँ पोटेशियम के लालच में अंदर आएंगे, फिर आगे मिलेंगे तो विलयन भी उनको धनावेशित मिलेगा। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और हमारा सेल जो है वो एक लंबी अवधि तक चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए डेनियल सेल में अब रासायनिक अभिक्रिया हुई कैसे, एक बार मैं और इसको आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ। सबसे पहले दो पात्र ले लेते हैं, दो पात्र में एक में जिंक की छड़ तथा दूसरे में कॉपर की छड़ ले लेते हैं। साथ ही साथ जिंक को जिंक सल्फेट तथा कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं तथा इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं तथा दोनों पात्र के मध्य एक यू आकार की नली लगाते हैं जिसे लवण सेतु कहा जाता है, जिसमें जलीय पोटेशियम क्लोराइड को अगार अगार या जिलेटिन के साथ मिलाकर जेली रूप में रखा जाता है। ठीक है, फिर फलतः जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है इन सेलों पर, तो सेलों पर जब धारा प्रवाहित होती है तो धारा की दिशा धन से ऋण की ओर होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनों की दिशा विपरीत होती है। तो जैसे ही वो दूसरे पात्र पर आती है तो वहां पर लवण सेतु होने के कारण वापस फिर से पहले पात्र में चली जाती है, और इस प्रकार ये प्रोसेस चलती रहती है और सेल हमारी लंबी अवधि तक चल पाता है। तो अब देखिए इनके अंदर रासायनिक, अब नीचे से आप लिखेंगे सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, इन सेल में क्या क्या रासायनिक अभिक्रिया हुई है वो देखिए। ठीक है, सबसे पहले अब आपको समझना है यहाँ कैथोड कौन है, एनोड कौन है। अभी आप प्लस को देख रहे हैं, वहां पर माइनस को देख रहे हैं, दोनों अलग अलग। दिमाग में तो यही क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया ये माइनस है तो इसका मतलब कैथोड है, ये प्लस है तो इसका मतलब एनोड है। मान के चलिए, अभी देखिए आपने क्या सोचा, प्लस है एनोड है, आपने क्या सोचा माइनस है कैथोड है, क्या ये है कि नहीं है। सबसे पहले रिएक्शन समझिए, आप क्या देख रहे हैं, जिंक इसके अंदर से बाहर निकल रहा है, जिंक इस परत के, इस छड़ के अंदर से बाहर निकल रहा है। तो जब बाहर निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण। बच्चों इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। यहां से तो पता चल गया ऑक्सीकरण हो रहा है। अब मैंने आपको पीछे बताया था ऑक्सीकरण हमेशा कहाँ होता है, किस क्षण पर, अभी आप इसी वीडियो पर मैंने पॉइंट बनाकर लिखा था ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है। तो ऑक्सीकरण का मतलब मान लीजिए हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं, समझिए थोड़ा सा, हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं, ये धन है और ये ऋण है। मान लीजिए कोई धन आवेश है, वो इधर ऋण की ओर चला जाएगा, तो यहाँ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इसका मतलब कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। आपको पता है कैथोड पर होगा अपचयन। मान लीजिए कोई ऋण सिरा है तो वो जाकर धन सिरे पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पर होगा ऑक्सीकरण। तो आपने क्या देखा, धन सिरे पर ही क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऋण सिरे पर क्या होता है, अपचयन होता है। ये बातें आपको पीछे पता थी। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर इस छड़ से धातु के जो अवयव है वो इलेक्ट्रॉन देकर बाहर निकल गए। तो जब बाहर देकर निकल गए तो धनायन बनाए गए, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को अपने आप में से निकाले हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब ऑक्सीकरण बताइए किस क्षण पर हो रहा था, ये क्षण को देखिए, ऑक्सीकरण किस क्षण पर हो रहा था। तो जबकि आपको पता है ऑक्सीकरण कहाँ होता है, ऑक्सीकरण कहाँ होता है, आपको मैंने अभी बताया ऑक्सीकरण धन सिरे पर हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण धन सिरे पर हो, लेकिन यहां पर ऑक्सीकरण किस सिरे पर हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है। तो यहां ऑक्सीकरण कहां पर हो रहा है, कैथोड पर। ठीक है, कैसे हो रहा है, जिंक की जो धातु है वो दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे रही है और इलेक्ट्रॉनों को बाहर कर रही है। दूसरे साइड पर क्या हो रहा है, यहां पर लिखता हूं, इस साइड पर क्या हो रहा है, इस साइड पर अपचयन हो रहा है। अब अपचयन के लिए जैसे मैंने भी आपको बताया, अपचयन कहां पर होता है, ऋण सिरे पर, लेकिन ये ऋण सिरा नहीं है, धन सिरा है, तो यानी एनोड पर हो रहा है। ठीक है, तो अपचयन कहां हो रहा है, एनोड पर। ये थोड़ा सा विपरीत है बिल्कुल ये सेल, आप इसको ध्यान से समझें। ठीक है, एक दो बार पॉज करके पीछे बैक आकर फिर भी इसे आप अच्छे से समझें।
ये रिएक्शन अब चेंज जो हो रही है किस सिरे पर हो रही है, एनोड पर, जबकि होना किसमें चाहिए था, कैथोड पर, विपरीत है। ठीक है, मैंने पीछे भी लिखवाया था कि इनका जो धन सिरा होता है किसका, डेनियल सेल या गैल्वेनी सेल का, जो आपने पीछे हेडिंग पॉइंट बनाकर लिख रहे थे उस पर बच्चों अभी आपने देखा था कि जो कैथोड होता है वो धन सिरे की तरह व्यवहार करता है और जो एनोड होता है वो ऋण सिरे की तरह व्यवहार करता है। अपोजिट है तो अपोजिट बन रहा है। अब चयन कहाँ हो रहा है, एनोड पर। तो कैसे बन रहा है बच्चों, Cu पॉजिटिव जो है ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है और किसमें बदल जाता है, Cu में बदल जाता है। तो अगर इस और इस अभिक्रिया को मिलाकर लिखें, ऐड करके लिखें, तो समग्र अभिक्रिया क्या हो जाएगी इस सेल की, संपूर्ण अभिक्रिया क्या होगी, देखिए Zn एरो Zn पॉजिटिव प्लस 2e, इस रिएक्शन को नीचे लिख लीजिए, Cu 2 पॉजिटिव एरो Cu 2 पॉजिटिव प्लस 2e माइनस Cu। तो ये और ये हो गया कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच रहा है, जिंक बच रहा है, फिर नीचे क्या बच रहा है, Cu डबल पॉजिटिव बच रहा है, फिर क्या बच रहा है, Zn डबल पॉजिटिव बच रहा है और एक Cu बच रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखिए जिंक आयनों में नहीं बदला है, इसका मतलब ये सॉलिड है। कॉपर आयनों में बदल गया है, इसका मतलब ये एक्वस फॉर्म में है। जिंक आयनों में बदल गया है यानी ये एक्वस फॉर्म में है, और कॉपर किसी आयनों में नहीं बदला, इसका मतलब सॉलिड फॉर्म में है। तो ये थी आपकी डेनियल सेल। इसके बाद बच्चों एक लवण सेतु आप बिल्कुल देख ही रहे हैं। लवण सेतु है क्या, ठीक है, किन्हीं 2 अर्ध सेलों को आपस में मिलाने वाली एक यू आकार की नली को ही लवण सेतु कहते हैं। लवण सेतु के अंदर जिलेटिन या अगार अगार के साथ किसी प्रबल वैद्युत अपघट्य को मिलाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ लवण सेतु जो होता है दोनों पात्रों में या दोनों अर्ध सेलों में इलेक्ट्रॉनों को बराबर मात्रा में स्थानांतरित करता रहता है, कहीं यहाँ भेजेगा कहीं वहां भेजेगा, स्थानांतरित करता रहता है, जिससे हमारे सेल की जो अवधि है वो थोड़ा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका डेनियल सेल। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।